ये लॉरेंस बिश्नोई के बारे में सबने बहुत देखा अभी। वो जेल से बैठ करके अपने वीडियो इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, सलमान खान को धमकी दे देते हैं वहीं जेल से बैठे बैठे। तो तिहाड़ जेल के माफिया ऑपरेट करते कैसे हैं, क्या होता है, मतलब ये कैसे कर लेते हैं वहाँ बैठे बैठे। जेल में कैदियों से मिलने का एक प्रोटोकॉल होता है। तो हमने सुना जैकलिन को, नोरा फतेही को जेल की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गई है, लग्जरी गाड़ी उनको लेने अंदर, रेड कारपेट पे तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते देखा है, पर जेल में रेड कारपेट वेलकम कैसे मिल गया। क्या कुछ इनफेमस एस्केप भी रहे हैं, जैसे एक वो डैनियल हेली थे, या चार्ल्स शोबराज, या जो हमें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है वो है शेर सिंह राणा। जो शेर सिंह राणा तिहाड़ की जेल से निकले और जाकर के वहाँ पे किन की कब्र खोद के आए थे। तो ये सब जो है कोई ऐसी एस्केप स्टोरी जिसको आपने भी देखा है और आप दंग हो गए, भाई कैसे कर दिया इसने। आपके बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इंडस्ट्री में यहाँ भी एक राखी सावंत है, ऐसा कहते हैं, मैं जानता नहीं उनको, क्षमा चाहता हूँ। उनका नाम है तरुण गिल। तो तरुण गिल से अगर आपको कोई फिटनेस एडवाइस लेनी हो तो आप क्या लेंगे एडवाइस। कभी किसी गैंगस्टर ने आपको बोला अंदर कि बेटा बाहर आके देखता हूँ तुझे, तू कहाँ रहता है मुझे मालूम है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। वेलकम टू द बड़ा भारत शो। इंडियाज एक ट्रिब्यूट है, इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां बुधवार को हम आपको पहुंचाते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं, पहले पार्ट टाइम में प्रेशर कुकर बेचते थे, आज फुल टाइम कैदियों पे प्रेशर बना के रखते हैं। मुजरिम इनकी बॉडी देखकर मांग लेता है माफ़ी, तिहाड़ में इनकी दहाड़ ही है काफ़ी। थोड़ा राइमिंग टाइम आ रहा है। फिटनेस वाले जेलर से आज आपको मिलवा रहे हैं हम लोग। आज जेल की कहानियां सुनाएंगे। सिर्फ जेलर नहीं बल्कि कैदियों के फिटनेस ट्रेनर भी है, मिस्टर हरियाणा, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर यूपी स्टील मैन ऑफ इंडिया। स्वागत करते हैं तिहाड़ के जेलर दीपक शर्मा जी का। थैंक यू इंद्रा जी। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताएं। बचपन में आप प्रेशर कुकर बेचते थे जी, और मोबाइल भी बेचते थे, तो अब ये तिहाड़ के जेलर कैसे बने? मतलब ये सेल्स के काम से जेल के काम का सफ़र कैसा रहा? मेरी जो फैमिली है वो सर्विस क्लास है। फादर साहब थे, वो सर्विस में थे, और 5 जो उनके बच्चे थे, मेरे बड़े भैया, मेरी 4 सिस्टर। तो सर्विस क्लास फैमिली में इतनी बड़ी फैमिली को पालन पोषण करना, आप समझ सकते हैं कि हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन थी। जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं उतना काफ़ी था। मैं पढ़ाई में शुरू से स्टूडियस था, मेरिटोरियस रहा। मैं स्कूल में भी मेरी अच्छी परसेंटेज थी, कॉलेज के अंदर भी। तो मेरे को ये था कि हाँ, ये जो लिमिटेड एसेट्स हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलना है। और कुछ ये जो वो टाइम मैंने देखा, जो छुट्टियों के अंदर मैं अपनी पर्सनल जिसमें मेरे को एंजॉय करना चाहिए, नानी के घर जाऊं या अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करूं, उस पीरियड के अंदर मैं अपनी जो सेविंग्स थी उनको एक्यूमुलेट करता था इन चीज़ों से। तो मुझे उनसे बाहर निकलना था। पढ़ाई भी अच्छी थी, तो ग्रेजुएशन करने के बाद रामजस कॉलेज से इमीडिएटली 1 साल बाद मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ। तो कैदी लोग डरते हैं आपकी बॉडी देख के? हाँ बिल्कुल। तो दिखाइए भाई साहब, एक बार रिफ्लेक्स करिए, पता लगे। हाँ, एक पोजिंग तो होनी चाहिए। वेरी गुड, लवली, फैंटास्टिक, सुपर सॉलिड, सुपर सॉलिड। अभी आप कहाँ, तिहाड़ में पोस्टेड हैं? जी। हम तिहाड़ की कई कहानियाँ सुनते हैं, आज एक दो कहानियाँ चर्चा करते हैं। आपकी पर्सनालिटी तो बड़ी कहानियों की तरह फिल्मी है। तो हमने सुना है टिल्लू ताजपुरिया का कोई मर्डर हुआ वहाँ पे, और रोंगटे खड़े कर देने वाला वायरल वीडियो भी देखा लोगों ने, पुलिस की आंखों के सामने हो गया। तो हाई सिक्योरिटी जेल में इसकी क्या संभावना है, कैसे होता है, क्या था किस्सा वो? जी, जो टिल्लू ताजपुरिया का जो मर्डर अभी शायद 2 जून को देखने को मिला, तो वो जो मर्डर था वो पूरी राइवलरी, शायद आप जानते होंगे, टिल्लू गैंग और गोगी गैंग, बाहर से उन दोनों में काफ़ी लंबे टाइम से राइवलरी चल रही है। दोनों गैंग अपने खून के प्यासे थे एक दूसरे के। टिल्लू का मर्डर अभी लास्ट ईयर रोहिणी कोर्ट में हुआ, तो उसके रिटेलिएशन में ये गैंग पूरी कोशिश कर रहा था कि हाँ, जो अपने बॉस हैं उनका ये बदला लें। तो जो इनके एसोसिएट थे दीपक तीतर, योगेश टुंडा, इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ सुबह 6 बजे, जिस टाइम पे जो हमारी शिफ्ट की बदली होती है, जो नाइट की गार्ड है वो चेंज होती है, तो पूरी प्लानिंग को देखते हुए इन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और क्रिमिनल माइंड है, तो जब इन्हें क्राइम करना है अगर तो जाहिर सी बात है ये 2 चीज़ें 2 कदम आगे रख के ज़रूर चलते हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई के बारे में सबने बहुत देखा अभी। वो जेल से बैठ करके अपने वीडियो इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, और सिद्धू मूसेवाले के मर्डर को भी प्लान कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, या सलमान खान को धमकी दे देते हैं वहीं जेल से बैठे बैठे। तो तिहाड़ जेल के माफिया ऑपरेट करते कैसे हैं, क्या होता है, मतलब ये कैसे कर लेते हैं वहाँ बैठे बैठे? देखिए, अभी इस तरह के जो इंसिडेंट हैं, जो मोबाइल एक्टिविटीज़ हैं, वो तिहाड़ के अंदर पूरी तरह बंद है। जैमर्स लगे हुए हैं, इवन हमारे भी काम नहीं करते वहाँ पर फ़ोन्स, हम भी लैंडलाइन यूज़ करते हैं। तो बाकी जो इनकी जो कोर्ट प्रोडक्शन है, जो इनकी फ़िज़िकल मुलाकात है, या जो इनके वकील मिलने आते हैं,
ये सभी लोग एक मैसेंजर का काम ज़रूर करते हैं कि भाई से मैसेज लिया, आगे सप्लाई कर दिया। इस तरह की काफ़ी चिट्ठियाँ हमने तलाशी के दौरान पकड़ी भी हैं। तो इस तरह से अपना नेक्सस ऑपरेट करते हैं। तो फ़ोन ये इस्तेमाल नहीं कर सकते बिल्कुल? नहीं, फ़ोन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पूरे 5G जैमर्स हैं। तो ये वीडियो इंटरव्यू कैसे दे दिए जेल से? वो जो इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं वो पंजाब जेल का है। हम्म। जी, तिहाड़ जेल में पूरी तरह से मोबाइल पूरी तरह बैंड है। इवन आप लाजवंती जो चौक जो बाहर का एरिया है वहाँ भी अगर आप जैसे ही जेल प्रीमाइसेस के दरमियान आते हैं तो आपको मोबाइल बंद हो जाए। तो पंजाब में जेल में अलाउड था ये करना? नहीं, अलाउड नहीं था, ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। तो एज़ पर रूल वहाँ जो भी पनिशमेंट बनी होगी वो उसकी बनी होगी। तो आप तो लोगों को अभी फिटनेस भी सिखा रहे हैं आजकल जेल में, मैंने सुना कैदियों के आप फिटनेस ट्रेनर बन गए हैं। नहीं, मैं कैदियों का कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ। वो हाँ, इतना ज़रूर है कि इंस्पायर करते हैं आप उन्हें। जो टाइम टू टाइम हम प्रोग्राम्स चलाते हैं कैदियों के लिए, जो उनके योगा के हम प्रोग्राम चलाते हैं, 3 महीने का सर्टिफिकेशन देते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें कहीं ना कहीं फिजिकली में इन्वॉल्व रखें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर रहता है। तो जितना ज़्यादा वो बिजी कभी आप कैदियों के साथ भी वर्कआउट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर ना कोई जिम है ना कोई इक्विपमेंट्स हैं। तो मैं वर्कआउट अपना बाहर ही करता हूँ। लेकिन आप उनको इंस्पायर करते हैं, पुशअप्स लगाओ, बैठक लगाओ, जो कर सकते हैं बॉडी वेट से वो कर लेंगे, क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं है। क्या लगता है जेल में भी इक्विपमेंट तो होने चाहिए? इक्विपमेंट्स को रखना और फिर उन लोगों को रेगुलेट करना, वो एक अपने आप में भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि उन इक्विपमेंट्स को वो वेपन बना के वो एक दूसरे के साथ कहीं मारपीट ना कर लें। आई कैन अंडरस्टैंड। आप लोगों को फिटनेस भी सिखाते हैं, मैं लोगों को बिजनेस सिखाता हूँ, और आप लोगों के साथ जुड़ के उनकी कैलोरीज बर्न कराते हैं। मेरे साथ लोग जुड़ करके कैलोरी बर्न नहीं, लर्न और अर्न करते हैं। तो हालांकि मैंने खुद अपनी काफ़ी कैलोरीज बर्न करी हैं, इस समय मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है। तो मैं एक आपको गुड न्यूज़ देता हूँ। मैं एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, ELP, एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड, माई लॉन्च पैड। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में लेके आ रहा हूँ मैं। 23 और 24 सितंबर को 30,000 व्यापारी एक हॉल में इकट्ठे, पहली बार विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा ये। मतलब आपसे भी कह रहा हूँ कि 2 दिन चाहिए आपके, और कम से कम 2 जन्म की बिजनेस लर्निंग्स देंगे। फिलहाल मैं मीडिया की आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने सुना जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही भी, ये लोग भी आए थे जेल में। जी, जो जैकलिन है, जो जैकलिन की स्टेटमेंट्स अगर हम देखें जो ईडी की चार्जशीट में है, जैकलिन सुकेश चंद्रशेखर से सिर्फ 2 बार मिली, और ये जो उसका मिलना हुआ वो चेन्नई में, जो वो पैरोल पे था उस टाइम पर ये मिली। हाँ, इतना ज़रूर संज्ञान में आया कि जेल से सुकेश चंद्रशेखर उस टाइम पर 2018 के दौरान उसने 1-2 बार इससे फ़ोन पे ज़रूर बात की हैं, तो उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी चल रही है। पर ये जेल में कैदियों से मिलने का एक प्रोटोकॉल होता है, कैसे मिलना है, किस तरह मिलना है, उनको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। पर हमने सुना जैकलिन को, नोरा फतेही को जेल की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गई है, लग्जरी गाड़ी उनको लेने अंदर छोड़ने आ रही है, या रेड कारपेट पे तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते देखा है, पर जेल में रेड कारपेट वेलकम कैसे मिल गया? नहीं, ऐसा ये बिल्कुल बेबुनियाद है। जो नूरा फतेही की स्टेटमेंट है, जो ईडी का डिस्क्लोज़र है, उसमें पूरी तरह रिफ्यूज़ड है कि कभी नूरा फतेही जेल में नहीं आई। और जैकलीन की स्टेटमेंट में भी है कि जो मिली है वो पैरोल के दौरान चेन्नई में उसके सुकेश के साथ मुलाकात हुई है। भाई ये स्पेशल केसेस पर सबकी नज़र रहती है, तो कहते हैं ना वो गुनाह से सज़ा तक का जो सफ़र है, स्पेशल केसेस पर रहती पूरे देश की नज़र है। एक निर्भया केस की आज बात करना चाहता हूँ। ये पूरे देश ने इंसानियत को वहाँ हारते हुए देखा जो उन्होंने किया, फिर जस्टिस होते हुए भी देखा, उनको हैंग करने का जो, उनको फांसी की जो सज़ा सुनाई गई। तो जब आपने उन्हें कभी मरते देखा उस समय, तो आप थे वहाँ पे? जी, ये 20 मार्च 2020 को निर्भया रेप केस के जो चारों आरोपी थे उन्हें सुबह 5:30 बजे फांसी दी गई। आप थे वहीं? हाँ, स्पेशली मेरे को 3 दिन पहले मंडोली से तिहाड़ मेरा तबादला किया गया। तो उसके पीछे जो हमारे सीनियर ऑफिसर थे उनका यही था कि किसी भी तरह से लास्ट मोमेंट पे अगर ये किसी दूसरे इनमेट को या कोई दूसरा इनमेट इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो जैसा आपने बात की मजबूत कदकाठी की, तो इस चीज़ों को देखते हुए स्पेशली मुझे वहाँ अपॉइंट किया गया। और सुबह इनको जब तक हमने इनकी बॉडीज़ को तकरीबन 7 बजे पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा, तब तक मैं उस एग्जीक्यूशन का पार्ट रहा। इनके चेहरे पे डर था उस दिन? एग्जैक्टली, बिल्कुल डर था। आपसे कुछ बात हुई इनकी आखिरी में? हाँ, लास्ट में मुझे अच्छे से याद है 4:30 बजे तक भी इनकी फांसी जो थी वो अनश्योर थी। जो इनके वकील साहब थे वो शायद सुबह 4:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। तो जब हमारे पास ऊपर से मैसेज आया, SDM साहिबा भी आई, तो उस टाइम तक भी इनको ये था कि इनके जो वकील साहब हैं कुछ ना कुछ करके शायद फिर से डेट को एक्सटेंड करा लेंगे, जैसा पहले काफ़ी बार हो चुकी थी। तो तब तक ये बिल्कुल कूल थे।
लेकिन जब हमें फाइनल सिग्नल मिला, कितने बजे? हार्डली 15 से 20 मिनट पहले हमें सिग्नल मिला था और 5:30 में एग्जीक्यूशन हमने कर दिया था। 15 मिनट में? आखिरी बात क्या हुई आपकी इनसे? आखिरी बात कुछ नहीं थी। मेरे को अच्छे से याद है, जब मैंने उसको सुबह कपड़े दिए, वाइट कपड़े, कि भाई कपड़े चेंज करो, तब वो फेंट हो गए। तब उन्हें लगा कि हाँ अब शायद बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो उनको सेल से लेकर जब हम फांसी कुटी लेके जा रहे थे, तो शुरू में 2-4 कदम तो वो चले, उसके बाद उन्होंने चलना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। चेहरे की हवाइयाँ बिल्कुल उड़ चुकी थी, बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, चेहरा बिल्कुल लटक गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे मासूम है, निर्दोष है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो वो बहुत एक अजीब सा टाइम था, वो 10 से 15 मिनट का। और उससे पहले आपकी बात हुई थी कपड़े देने से पहले? उससे पहले तो आराम से मस्ती कर रहे थे, इनको ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि इनके जो वकील साहब थे वो कॉन्फिडेंट थे। हाँ, वो कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने इनके दिमाग में डाला हुआ था, 4-5 बार पहले भी डेट एक्सटेंड हुई थी, तो उनके था कि शायद इस बार भी बच जाएंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि भाई वो अपना ही एक यूनिवर्स है अपने आप में, जहाँ अलग अलग गुट बने हुए हैं, जहाँ किसी बड़े मजबूत जो है कैदी, उसकी शरण ले लो तो फिर तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये हम जानना चाहते हैं, मतलब थोड़ी अगर आप हमें बताएं कि ऐसा कभी कभी होता है या रेगुलरली होता है? देखिए, जेल में आने वाले 2 तरह के इनमेट्स हैं, एक तो हैबिचुअल है और एक फर्स्ट टाइमर है। तो जो फर्स्ट टाइमर ऑफेंडर है उसको हम पूरी तरह अलग रखते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर से, और जो हैबिचुअल ऑफेंडर है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है किसी ऑर्गेनाइज गैंग से। तो जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उसको यूजुअली हैबिचुअल वालों से इंटरेक्ट करना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। उनका वार्ड्स अलग है, खाने की टाइमिंग अलग है, खुलने का टाइम अलग है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, सारी चीज़ें हैं। और जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं वो ऑलरेडी बाहर से उनके शेल्टर में होते हैं, तो अंदर आके भी उनकी यही कोशिश होती है कि हमें फ़लाना भाई का, फ़लाना गैंग का हूँ। तो दीपक जी, कभी किसी हैबिचुअल ऑफेंडर ने आपको बहुत तंग किया है, बहुत दुखी कर दिया हो यार? 2021 का इंसिडेंट है। मैं जब जेल नंबर 1 में था तो 18 से 20 इनमेट्स वो पूरी तरह एडमेंट थे कि हमें बंद नहीं होना, और किसी पे 3 मुकदमे, किसी पे 4 मुकदमे, किसी पे 8 मुकदमे, वो सारे हिस्ट्री शीटर थे। तो पूरा वार्ड इन्होंने बागी कर दिया कि ना हम बंद होंगे ना जेल बंद होने देंगे। रात को 8 बजे का समय था, तो मेरे सिपाही का मैसेज मेरे हवलदार पे आया, हवलदार को भेजा, तो वो बंद नहीं हुए। उसका मैसेज फिर मेरे पास आया, तो मैं वहाँ गया, तो तब भी वो एडमेंट थे कि हम बंद नहीं होंगे। बंद नहीं मतलब खुले में रहना चाहते हैं? हाँ, खुले में रहना, जेल प्रेमिसेस में, लेकिन खुले में रहना चाहते हैं। तो मैंने अपने सीनियर को अब सारे हालात बताए, तो सीनियर भी मेरे पास आए, उन्होंने भी देखा, तो पूरी तरह एडमेंट थे। फिर हमने कोशिश की उनको थोड़ा फोर्सफुली बंद करने की। तो फिर जेल के अंदर एक प्रैक्टिस है खुद को नुकसान पहुंचाना, तो उन्होंने खुद को ब्लेड मारना और दीवारों में सर मारना शुरू कर दिया। तो फिर उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें फोर्स यूज़ करनी पड़ी। फोर्स यूज़ की हमने, फिर उस सिचुएशन को कंट्रोल किया, उन्हें अस्पताल में दिखाया, अस्पताल में दिखा के जो भी मेडिकल जो ट्रीटमेंट देना था देने के बाद फिर हमने रात को उन्हें बंद किया। बड़े बड़े जज, नेता, पत्रकार भी जेल का खाना खाने के लिए आते हैं कि जेल की रोटी हमको दे दो, और खाने को बड़ा शुभ मानते हैं। इसको हमने बहुत देखा। अच्छा, आजकल पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर ही बता देते हैं कि तुम्हें जेल का योग कट जाएगा अगर रोटी जेल की पहले खा लोगे तो। अच्छा, कहीं प्रेग्नेंट महिलाएं भी आती हैं, मेरा बेटा हो जाएगा अगर मैं जेल की रोटी खा लूँगी तो क्या आपने इस तरह की क्या मिथ्याएं देखी हैं? जेल में जो है ना, कैदी पत्थर तोड़ रहा है, चक्की पीसना, ये सब हम खूब सुनते हैं, फिल्मों में सुनते हैं। असल में मैं जानना चाह रहा हूँ, जेल में कैदी करता क्या है और कैसे काम असाइन करते हो आप उसको? जेल में कैदियों का कोई एंटरटेनमेंट का इंतजाम है या नहीं है? क्या मूवी, स्पोर्ट्स, ड्रामा, सिंगिंग, डांसिंग कुछ करते हैं? कभी ऐसा हुआ सीनियर गुस्सा खा गया, यार बॉडी बनाना छोड़ो, काम पे ध्यान लगाओ? कई बार हम देखते हैं कि बड़ा भारत में भी हमारे गेस्ट आए थे, एक अमित लोधा जी आए थे जो बिहार पुलिस थे, जिनके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी बनी है, और वो कहते हैं कि बेकसूर लोगों को कई बार बिना गलती की सज़ा मिल जाती है। तो आप भी किसी ऐसे कैदी से मिले जिसको देख के लगा रहे यार इसने गलती नहीं करी, यार इसको सज़ा मिल गई? इस तरह के जो इंसिडेंट हैं यूजुअली अभी जो मैं देखता हूँ पर्सनली, 376 और 354 और 498, ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जिसका 498 हो गया डाउरी का, 376 77 हो गया सेक्सुअल असॉल्ट का, 376 रेप का है, 354 छेड़छाड़ और 498 जो डाउरी का है, जिसमें हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है
वो पूरा फैमिली पैकेज बना देते हैं। पापा का नाम, भाई का, जो रहते भी नहीं इवन उनका भी नाम होता है, और कुछ उसके अंदर अगर 302 भी लग जाए डेथ केस अगर वो बन गया तो रिश्तेदार तक बंद होके आ जाते हैं। तो ये जो कुछ FIRs हैं, कुछ सेक्शंस हैं, इनके अंदर इनका कहीं ना कहीं एक मिसयूज़ होता हुआ देखा गया है। अभी 376 के इंसिडेंट में हमने ऐसे भी केसेस देखे कि एक ही थाने के अंदर एक ही लड़की ने 4 लोगों पे मुकदमा किया हुआ है। तो इससे साफ दिखता है कि हाँ वो लड़की, उसका वो बिज़नेस है 376 डालना। तो बाद में इंक्वायरी की गई तो सामने भी आया कि हाँ वो चीज़ें गलत थी। तो ऐसा कोई कैदी मिला आपको लेके के लगता है यार ये तो क्राइम कर ही नहीं सकता यार, कितना सीधा आदमी है इसकी, और कभी ऐसा भी मिल जाता है इसकी हरकत देखो आदमी है कि हैवान है, तो कोई ऐसा किस्सा में कोई याद आता है आपको कि लगा यार नहीं ये तो कोई भी कह दे मैं नहीं मान सकता इसने क्राइम किया? मेरा अभी लंगर मुंशी जो था, अभी 3 दिन पहले वो छूट के गया। बहुत अच्छा सेवादार, सबका जेल में खाना बनाना, 2 से 2,500 इनमेट्स का। तो उसको देख के मुझे कभी नहीं लगा, मैं जब भी गया हूँ अंदर राउंड करने, वैसे हाथ बांध के उसने हमेशा बात की, नज़र कभी उसने नहीं मिलाई। मुझे तो ये लगता है कि हाँ वो शायद मेरे को ढंग से देखा भी ना हो उसने कभी, हमेशा मैंने उसकी नज़रें नीचे देखी। तो उसको देख के मुझे नहीं लगा ऐसा कहीं भी कि हाँ इसने क्राइम किया होगा, नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं कॉर्नर डेवलप हुआ। तो जब मैंने उसकी वो चार्जशीट देखी, उसको थोड़ा सा स्टडी भी किया, तो अपनी वाइफ के केस में था, तो उसमें फिर वो फैक्ट्स भी नज़र आए। उसकी वाइफ शायद वो झगड़ा करती थी, वो शराब पीता था, तो एक दिन बिट ऑफ एग्रेशन में वो मर्डर हो गया। एक सुनील गुप्ता जी थे, एक्स जेलर तिहाड़ के, हमारे लॉ ऑफिसर। हाँ, तो वो स्टेटमेंट दे कि बड़े बड़े जज, नेता, पत्रकार भी जेल का खाना खाने के लिए आते हैं कि जेल की रोटी हमको दे दो, और खाने को बड़ा शुभ मानते हैं। इसको हमने बहुत देखा। अच्छा, आजकल पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर ही बता देते हैं कि तुम्हें जेल का योग कट जाएगा अगर रोटी जेल की पहले खा लोगे तो। अच्छा, कहीं प्रेग्नेंट महिलाएं भी आती हैं, मेरा बेटा हो जाएगा अगर मैं जेल की रोटी खा लूँगी तो क्या आपने इस तरह की क्या मिथ्याएं देखी हैं? हाँ, जनरली कोई मांगता है इस तरह की चीज़ें, और वो बहुत रिक्वेस्ट करके मांगते हैं कि तो आपको रोटी पे प्रीमियम चार्ज करना चाहिए कि ये रोटी कम से कम 11,000 रुपये की एक रोटी। नहीं, वो चीज़ें थोड़ी अदरवाइज हो जाती हैं। तो लेकिन बाहर से कोई भी ऐसा है, वो कोई ना किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट करता है कि सर हमारे ऊपर जेल चक्र है, आप यहाँ खिला दो, नहीं तो कल को बंद होकर मैं यहीं आऊँगा। तो फिर हम कहते हैं कि नहीं भाई, तू बाहर ही खा ले। तो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। क्या ट्रैफिक है, मतलब कितने लोग पर डे आ रहे हैं इस तरीके की जेल की रोटी खाने? नहीं, पर डे तो नहीं, लेकिन हाँ हफ्ते 2 हफ्ते में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, अप्रोच करता ही है। तो ये सब एस्ट्रोलॉजर्स का ही कराया धराया होता है, वही समझाते हैं कि जेल की रोटी पहले ही खा कर निपट लो। कई बार ये मूवीज़ में देखते हैं कि जेल में जो है ना कैदी पत्थर तोड़ रहा है, दिखाते हैं, और चक्की पीसना, ये सब हम खूब सुनते हैं, फिल्मों में सुनते हैं, पौधों में पानी डालते हुए दिखता है। असल में मैं जानना चाह रहा हूँ जेल में कैदी करता क्या है और कैसे काम असाइन करते हो आप उसको? काम यूजुअली हम देते हैं कन्विक्ट्स को, अंडर ट्रायल को नहीं मिलता, क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी में है। जब वो कन्विक्ट हो जाता है, स्टेट कस्टडी में आ जाता है, फिर वो एंटाइटल है किसी काम के लिए। उसमें भी देखा जाता है उसका क्राइम कैसा है, उसका मेंटली वो फिट है, हम उसकी मेडिकली जांच भी कराते हैं। वो जब तक जुडिशियल कस्टडी में, तब क्या करेगा वो? जुडिशियल कस्टडी में उसकी कोर्ट्स प्रोसीडिंग रहती हैं, बार बार जाना पड़ता है कोर्ट, आना जाना रहता है। जब तक उस पर अपराध साबित नहीं हुआ तब तक हम उससे लेबर नहीं ले सकते। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर वो फैमिली से पुअर है और अकेला वो खुद था, बाहर उसका देखने वाला कोई नहीं है, बहुत से ऐसे अच्छे कैदी हैं जो अंदर जेल के अंदर वेजेस भी कमाते हैं और बाहर उनकी जो फैमिली है उनको देते भी हैं। तो क्या तनख्वाह देते हो आप? एक कैदी को जो हम तकरीबन 302 रुपये हम पर डे के देते हैं। तो सारा अगर हम लगा के चलें तो तकरीबन 5-5.5 हज़ार के आसपास वो आराम से अर्न करता है, और वो फिर अपने घर दे देता है? वो अपने घर देता है। तो उसका मतलब आप लोग पूरा उनको एंगेज करके रखते हैं और उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी रहती हैं। पर फिर भी कोशिश तो करता है आदमी कि अगर मेरे को 12 साल 14 साल की लग गई तो मैं निकल जाऊँ किसी तरीके से। अब 1976 का पहला केस था जब सीधा 13 कैदी भागे थे सुरंग बना करके, और 2015 में दीवार तोड़ करके 2 कैदी भागे थे। 2018 में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है कैदी फरार हुआ था। तो तिहाड़ क्या कुछ इनफेमस एस्केप भी रहे हैं, जैसे एक वो डैनियल हेली थे, या चार्ल्स शोबराज, या जो हमें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है वो है शेर सिंह राणा। जो शेर सिंह राणा तिहाड़ की जेल से निकले और जाकर के वहाँ पे किन की कब्र खोद के आए थे, क्या कहानी थी वो? कजाकिस्तान में जाकर के, हाँ, या अफगानिस्तान में। तो वहाँ पे जो है पूरा करके फिर वापस आ गए थे। तो ये सब जो है कोई ऐसी एस्केप स्टोरी जिसको आपने भी देखा है और आप दंग हो गए, भाई कैसे कर दिया इसने? नहीं, जो शेर सिंह राणा की जो बात है वो एस्केप नहीं था, वो पूरी तरह से प्लान था, जैसे और बाकी चीज़ें थी। वहाँ हमारे पास नकली गार्ड आती है,
गार्ड मतलब नकली पुलिस आती है, वो पूरा असली वर्दी में है, इवन उनके आई कार्ड भी असली हैं। नकली पुलिस वैन आती है, उनके पास प्रोडक्शन के पेपर हैं, वो बाइज्जत सारी फॉर्मेलिटीज़ करके हमसे हैंड ओवर लेके उसको लेके जाते हैं। अब वो उसने बाहर से क्या प्लानिंग की, किन लोगों के साथ प्लानिंग की, वो चीज़ एक अलग थी। तो वो एस्केप नहीं था, वो तो पूरी तरह से जिस तरह से इनमेट्स को सुबह देते हैं कि इनको पेश करा के लाओ, उसी तरह से वो उसको लेकर गए थे। लेकिन शेर सिंह राणा जो जेल से भागे, उससे लोग बुरा नहीं माने, लोग बोले अच्छा ही काम करके आए जाके। हाँ, आप कह सकते हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए उन्होंने वो चीज़ें की। तो मेरे अपने टेन्योर में सिर्फ एक एस्केप की कोशिश थी, लेकिन वो बिल्कुल नाकामयाब कोशिश थी, क्योंकि जो जेल के अंदर सिर्फ एक बाउंड्री नहीं होती, जो एस्केप की, एक्चुअल एस्केप की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हमारी वॉल्स इतनी ऊंची रहती हैं। तो मेरे पास एक इनमेट बंद होके आया था, वो बिल्कुल नया लड़का था, एनर्जी बॉल था और सर्कस में काम करता था। तो कोशिश करके वो पेड़ पे तो चढ़ गया, वो बंदर की तरह छलांग लगाता हुआ, लेकिन वो कहीं से जो हमारी सर्च लाइट होती है, वो सर्च लाइट की वो रेंज में आ गया। तो इमीडिएटली हमने अलार्म करके उसको ग्रिप कर लिया। उसके अलावा 12 साल की सर्विस में मेरे सामने ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो आप अच्छे जेलर हैं या अच्छे बॉडी बिल्डर हैं? एक अच्छा अधिकारी हूँ। तो जिम में कितना देर लगा पाते हैं? जिम में वो डिपेंड करता है हमारे गोल्स के ऊपर। अब जैसे मैं किसी कंपटीशन की तैयारी करूँगा तो 2 घंटे भी रहेंगे, नॉर्मल रूटीन में रहूँगा तो 1 घंटा तो रहेगा ही रहेगा। कार्डियो कम और वेट ट्रेनिंग ज़्यादा? वो डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी पिछले महीने तक मेरा 88 केजी वेट था, तो मैं अब उसको थोड़ा बढ़ाना शुरू किया, तो कार्डियो कम कर दिया, वेट ट्रेनिंग ज़्यादा कर दी। बॉलीवुड में भी अब फिल्मी पुलिस वाले तो बहुत होते ही हैं, वहाँ भी फिल्मी जेलर बहुत होते हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के भी थे। तो अजय देवगन या रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, आपको कौन पसंद आया? नहीं देखिए, ये आप इनकी जो मूवीज़ रहीं वो तीनों की आपस में अच्छी मूवीज़ हैं, लेकिन एक अगर रोल की बात करें तो अजय देवगन का मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव रोल है। काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। और बॉडी बिल्डिंग में आपका इंस्पिरेशन कौन है? बॉडी बिल्डिंग की इंस्पिरेशन मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद को अपने लिए इंस्पिरेशन मानता हूँ। आपके बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इंडस्ट्री में यहाँ भी एक राखी सावंत है, ऐसा कहते हैं, मैं जानता नहीं उनको, क्षमा चाहता हूँ, उनका नाम है तरुण गिल, ऐसा बोलते हैं। तो तरुण गिल से अगर आपको कोई फिटनेस एडवाइस लेनी हो तो आप क्या लेंगे एडवाइस? तरुण गिल फिटनेस का एडवाइस का एफ देने के लायक भी नहीं है। अच्छा, आपको देनी हो तो क्या देंगे एडवाइस आप उन्हें? मैं सबसे पहले उसको यही बोलूँगा कि अपने वो मानसिक संतुलन ठीक करे, फिर वो फिटनेस इंडस्ट्री में उतरे। क्योंकि पीछे अभी मैंने उसके जो कुछ वीडियोस देखे तो चंद लाइक और व्यूज़ के चक्कर में वो कुछ भी डाल रहा है, कभी वाइग्रा लेके खड़ा हो रहा है, कभी जिम के अंदर सिगरेट पी रहा है। तो ऐसा नहीं है, एक आपकी मोरल ड्यूटी बनती है, अगर आपके 100 फॉलोवर्स हैं, 200 फॉलोवर्स हैं, अगर वो आपको फॉलो कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अच्छी चीज़ उन तक कन्वे करें। क्षमा चाहता हूँ तरुण गिल जी, ऐसा हमने सुना है, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं बुरा नहीं माने, आपको एडवाइस मिल गई है दीपक जी से। आपको क्या लगता है जो जेलर का आपने रोल निभाया है, इसमें सबसे बुरी चीज़ क्या रही आपकी लाइफ में? यार जेलर गलत कर दिया मैंने, मैं सब कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, मैं कहाँ फंस गया? हाँ, थोड़ा सा एक ऑरा ऐसा हो गया, जैसा आपने कहा कि आप हंसते भी हैं नहीं हंसते, सामने वालों को देख के लगता है कि यार ये इसका तो हमेशा माथा गर्म रहता होगा। कभी ऐसा हुआ सीनियर गुस्सा खा गया, यार बॉडी बनाना छोड़ो, काम पे ध्यान लगाओ? नहीं, मेरे जो सीनियर जितने भी रहे हैं बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मैंने डिपार्टमेंट को भी काफ़ी कुछ दिया। पिछले 5 साल से मैं नेशनल चैम्पियन हूँ और मैं पहला ऐसा अधिकारी हूँ जो तिहाड़ जेल को नेशनल गेम्स में लेकर जाता हूँ और मेडल भी लेके आता हूँ। तो इवन मेरे को ड्यूटी आवर से भी जितना रिलैक्सेशन मिल पाता है उतना देने की उनकी कोशिश भी रहती है, इंक्रीमेंट्स भी मिलते हैं और जो सीनियर हैं वो प्यार भी करते हैं। वेरी नाइस। तो ज़्यादातर लोग आपसे वहाँ डरते हैं कि प्यार करते हैं? अब वो डिपेंड करता है, मैंने कभी इतना उनसे कि पूछा नहीं भाई तो प्यार करता है या डरता है। किसी नेता ने कभी फेवर मांगा है आपसे, दीपक मुझे ये फेवर दे दो, देखना बदले में तुम बहुत काम आऊँगा मैं? नहीं, नेता की जहाँ तक मुझे अभी रिसेंट याद आ रहा है, अभी वेस्ट बंगाल के एक मिनिस्टर अनुब्रतो मंडल, वो शायद किसी कैटल स्कैम के अंदर शायद बंद होकर आए, तो उनके आने से पहले उनकी चिट्ठी ऑफिस में आई, तो वो चिट्ठी में ये लिखा था कि भाई मेरे को जिस भी जेल में रखा जाए वहाँ इस फौलादी जेलर के पास ना रखा जाए। तो वो मीडिया में भी निकला, हालांकि मैं उन्हें जानता भी नहीं था, वो वेस्ट बंगाल के। अच्छा, ये बोला आपके पास ना रखा जाए। और इत्तेफाक से अभी 10 दिन पहले उनका ट्रांसफ़र होकर मेरी जेल में आया। तो कभी किसी गैंगस्टर ने आपको बोला अंदर कि बेटा बाहर आके देखता हूँ तुझे, तू कहाँ रहता है मुझे मालूम है? नहीं, शुरू में ये चीज़ें थी। जैसे 2010 में मेरे को नीरज ने इस तरह से थ्रेट करने की कोशिश की थी,
तो उसने मेरे को बताया भी कि जी आपका गाड़ी नंबर ये है, आपका रूट ये है, आप ऐसे आते हो, आप अकेले आते हो, तो मैं देख लूँगा। मैंने कहा तू तो मेरे को जब देखेगा मैं तेरे को अभी देख लूँगा। तो उसके बाद तो फिर जैसे जैसे हम सीनियर होते गए जॉब में, हमारा प्रभाव बढ़ता रहा, लोगों को समझ में हमारा टेम्परामेंट आ गया कि नहीं सुनेगा, तो अब इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो और आपने कभी किसी कैदी को डराने के लिए बॉडी दिखाई है? वो अपने आप ही दिख जाती है कपड़ों में। आपकी पर्सनालिटी बाकी पुलिस वालों से बिल्कुल हटकर है। फिटनेस का गेम या स्ट्रिक्टनेस का गेम, आप दोनों में ही स्ट्रांग और सुपर हिट हैं। दीपक जी, जिस जज्बे से आप अपना जॉब करते हैं वो पूरा भारत जानता है। इस मंच पर आने के लिए, इसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए आपका शुक्रिया। बाकी लोगों को कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर थोड़ा शेयर करिए ताकि आपको जेल की कुछ अलग अलग स्टोरी सुनने को मिले। हमने वही सोचा कि आज पूछते हैं, फिटनेस के इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हैं, जेल के अंदर की कहानियाँ सुनने में इंटरेस्टेड हैं, अपने लर्निंग ज़रूर शेयर करिएगा। और अगले बुधवार आप किससे मिलना चाहते हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपका विशेष धन्यवाद। शुक्रिया।